हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ को लेकर, जिसमें आज हम हिस्ट्री के क्लास 8th के चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है, जो 1857 और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें दिखाया गया है कि 1857 का विद्रोह किस तरह शुरू होता है और उसके बाद उनकी अंग्रेजों की क्या नीतियाँ रहती हैं, इससे दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नीतियाँ और लोगों की बात करते हैं तो लास्ट हमने जो चैप्टर है उसमें हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों की जो नीतियाँ हैं उनका राजा रानियों और किसानों जमींदारों आदिवासियों पर किस तरह का असर पड़ता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, लोग उनका किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता को देखते हैं कि नवाबों की जो सत्ता थी वो अब क्या है, खत्म होती जा रही थी। उनके पास न सत्ता थी, अब ना सम्मान था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, सेनाओं को भंग कर दिया गया और राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके उनसे एक एक करके सब कुछ छीन लिया गया। बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती हैं कि कंपनी उनके जो पति की मृत्यु हो जाती है, गोद लिए हुए बेटे को वहाँ का जो राजा है वो मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वे मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। और श्रेष्ठता और सैनिक की जो इस टाइम पे ताकत है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के पास, तो उसमें क्या करती है कंपनी इन निवेदनों को ठुकरा देती है। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में क्या होता है कि अवध पर एक सहायक संधि थोप दी जाती है और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। पहले 1801 में सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में कंपनी उसे अवध को कब्जे में ले लेती है। डलहौजी ने ऐलान किया, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, कि रियासत का जो शासन है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा और शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश पर बहुत जरूरी है। तो मतलब वहाँ पर शासन को सही न चलाने का आरोप लगाकर उसे अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता है। अब उन्होंने क्या किया कंपनी ने मुगलों के जो शासन था उसे भी खत्म करने की योजना बना ली। कंपनी जिन्हें जो सिक्के जारी किए जाते थे कंपनी द्वारा, उन पर मुगल बादशाह का नाम होता था। अब वो क्या किया, मुगल बादशाह का नाम सिक्कों से हटा दिया गया। 1849 में क्या होता है, गवर्नर जनरल डलहौजी ऐलान कर देते हैं कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। मतलब अब तक जो मुगल बादशाह था उसका जो रहने का जगह थी वो लाल किला होता था। अब क्या किया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके परिवार को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि लाल किले को खाली करा लिया जाएगा। 1856 में क्या होता है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला कर लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। अच्छा, कैनिंग भी इसी तरह का ऐलान कर रहे हैं कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उसके बाद किसी को भी बादशाह की जो पदवी है वो नहीं दी जाएगी, ना बादशाह माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगर आपने 2021 का जो टीजीटी हुआ था वह देखा हो तो दोनों के दोनों डलहौजी वाला कथन भी और कैनिंग वाला कथन भी सेम टू सेम एग्जाम में आए थे। इसलिए एनसीईआरटी की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान और सिपाही को देख लेते हैं। गांव में किसान और जो जमींदार थे भारी भरकम लगान और कर वसूली के जो सख्त तरीकों से परेशान हो गए थे। बहुत सारे महाजनों से लिया गया, उन पर कर्ज नहीं लौटाया जा रहा था। पुरानी जो जमीन थी उनके हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत जो काम करने वाले सिपाही थे उनमें असंतोष की अपनी वजह थी। वे क्या थी कि वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण वे परेशान थे। जो नए नियम आते थे उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनकी जाति जो है वो धर्म और नष्ट हो जाएंगे। 1824 में सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिल जाता है। आदेश मिला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और जमीन के रास्ते जाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें क्या गया, सख्त सजा दी गई। लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होता है और क्या होता है कि 1856 में कंपनी एक नया कानून बना देती है और इस कानून में साफ कहा गया कि कोई व्यक्ति कंपनी की अगर सेना में नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही जो थे गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और अपने परिवार को गांव में छोड़कर आए थे, तो किसानों का गुस्सा भी जल्दी सिपाहियों में भी फैल जाता है।
सुधारों पर प्रतिक्रिया होती है कि अंग्रेज़ों को लगता है कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। अब वे भारतीय समाज को सुधारने के लिए क्या करेंगे? वे सती प्रथा को रोक देंगे, विधवा विवाह कानून बना देंगे। अब अंग्रेजी भाषा को शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। तो इससे क्या होगा? हालाँकि ये अच्छे थे कि सती प्रथा को रोक दिया गया, विधवा विवाह कानून बनाया गया। लेकिन क्या है, हिंदुओं को क्या लगता था कि हमारे जो धार्मिक रीति-रिवाज़ हैं, उनमें अंग्रेज़ दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सा कुछ ही पक्ष में थे उसके कि हाँ, अच्छा काम है ये, लेकिन बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है इस तरह के कानून बनाकर। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति को जुटाने की भी छूट दे दी गई। 1850 में एक नया कानून आता है जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो जाता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो इससे पहले क्या कानून था कि अगर कोई ईसाई धर्म अपना रहा है तो उसका जो है अपनी संपत्ति पर, जो कि पुरखों की संपत्ति है, उस पर अधिकार खत्म हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि अब उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, वह आराम से धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो अब क्या लगने लगा, भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी धार्मिक सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव भी चाहते थे। अब देख लेते हैं जनता की नज़र से कि जनता अंग्रेजों के शासन के बारे में क्या सोच रही है। हालांकि इसमें एक कहानी के तौर पर दिया गया है। यहाँ पर विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक है मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। बस इसके बारे में आपके एग्जाम्स के लिए इतना ही ज़रूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं, कि विष्णु भट्ट गोडसे ने मांझा प्रवास नामक पुस्तक लिखी। जो हम एग्ज़ाम उपयोगी जो तथ्य हैं उन्हीं पर देख रहे हैं, क्योंकि इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है जो हम हर एक पॉइंट को करें कवर। अब सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन जाता है, शुरुआत हो जाती है 1857 के विद्रोह की। यद्यपि जो शासक और जनता के बीच जो संघर्ष था इस टाइम पे कोई नई बात नहीं थी, पहले भी होते रहे थे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि संघर्ष इतना फैल जाता है कि राज्य की सत्ता ही मतलब बिल्कुल छिन-भिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका सबका शत्रु अंग्रेज है और वे सभी कुछ-कुछ करना चाहते थे। तो हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को उन्हें संगठित होना पड़ता था। अब संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता था। तो शुरुआत हो जाती है 1857 में ऐसी ही स्थिति की। फतेह और शासन के 100 साल बाद, 100 साल क्या दिया गया 1857, यानी कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां से अब 100 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो अंग्रेजों को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा है। 1857 में शुरू होती इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। अब मेरठ से दिल्ली तक का जो सफर है वो देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 की बात है। युवा सिपाही थे मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी के। अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ अन्य सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर देते हैं। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी चढ़ाई गई है। 85 जो सिपाही थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जिन्होंने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दे दी गई। ये बात 9 मई 1857 की है। अब क्या होगा, मेरठ में तैनात दूसरे जो सिपाही थे, अब उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ पर जो बंद सिपाही थे उन्हें आज़ाद करा लिया। अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, बंदूक हथियार कब्जे में ले लिए और इमारतों और संपत्तियों को जो अंग्रेजों की थी उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिरंगियों के खिलाफ जो है युद्ध का ऐलान वे कर देते हैं। अब फिरंगी किसे कहा जाता है? फिरंगी का अर्थ होता है विदेशी। इस शब्द में जो है अपमान के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट ये देता है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन खत्म करने पर अब आमदा हो गए थे। हम देखते हैं इसके किस तरह से विस्तार होता है। अंग्रेजों के जाने के बाद उनके मन में एक सवाल था कि शासन कौन चलाएगा। उसका जवाब ये ढूंढ लेते हैं कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है उसे ही देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाही एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच जाती है। जब उन्हें आने की खबर मिली तो दिल्ली में जो तैनात टुकड़ियां थी वे भी बगावत शुरू कर देती हैं। वहाँ भी सेम वही सिचुएशन होती है, इमारतों को आग लगा दी। लाल किले की दीवारों के आसपास लोग जमा हो जाते हैं। वे बादशाह से मिलना चाहते। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से लड़ने को भी तैयार तो नहीं थे, लेकिन क्या है, सिपाही अड़े रहे और जबरन महल में घुस जाते हैं। बहादुर शाह ने जफर को अपना नेता घोषित कर लेते हैं। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी और देश भर के शासकों को चिट्ठियां लिखी गई। अब क्या हो रहा है, मुखिया और शासकों को हमारे सहयोग करने के लिए चिट्ठियां लिखी गई।
अब चिट्ठियाँ बनाने के संघ बनाने का आह्वान किया गया। बहादुर शाह के एकमात्र इसी कदम से गहरे परिणाम सामने आए कि जो मुगल शासक है वो हमें चिट्ठी देकर आमंत्रित कर रहा है। तो अंग्रेजों के पहले देश के बहुत बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य का ही शासन था। छोटे जो शासक रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही बहुत सारे इलाकों का शासन चलाते थे। तब उन्हें क्या लगता था कि ब्रिटिश शासन के टाइम पे वे भयभीत हो रहे। उन्हें लगता था कि मुगल आधिपत्य अगर दोबारा हो जाएगा तो वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। अंग्रेजों को इतनी घटनाओं की तो उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि कुछ जो उथल-पुथल है वो कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन रातों रात स्थिति बदल जाती है। अब लोगों को रास्ता दिखाई देने लगा, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया है। अब बगावत फैलने लगी। अब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। खबर फैलने में कुछ टाइम लगा जिस तरह से, उसके बाद ही विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ। हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसी जो दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा था, वे निकल पड़ते हैं। देखा-देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्थानीय नेता, जमींदार, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की, ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब जो ब्रिटिश कादिर थे, उन्हें वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कादिर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो उनकी जो माता थी ब्रिटिश बेगम हजरत महल, वे भी अंग्रेजों को विद्रोह का बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं अंग्रेजों के खिलाफ। झांसी में रानी की लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों से जा मिली और नाना साहब की सेनापति तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को भारी चुनौती भी देती हैं। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या जो थी बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर अंग्रेजों की हार होती है, लेकिन लोगों को यकीन हो गया था कि अंग्रेजों का शासन अब खत्म हो गया है और विद्रोह में कूद पड़ने से उन्हें गहरा आत्मविश्वास मिल गया। तो 6 अगस्त 1857 को कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी इस टाइम पे सामने आते हैं, जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और उन्हें समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ वे लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी जो धर्म योद्धा थे वे भी इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बखत खान ने लड़ाकों के विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली को और कुछ कर दिया और एक मुख्य व्यक्ति वहां पर साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब कंपनी का पलटवार हो जाता है। अब कंपनी किस तरह से पलटवार करेगी ये देखते हैं। अब अंग्रेज हिम्मत नहीं छोड़ रहे, अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला कर रहे हैं। अब जल्दी से सजा देने के लिए वहां पर नए कानून बनाए गए। 18 सितंबर 1857 में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में दोबारा आ जाती है। अब दिल्ली पर कब्जा हो गया। मुगल बादशाह जो शाह जफर थे उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई। 1858 में उन्हें रंगून जेल में भेज दिया गया पत्नी जीनत महल के साथ। 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह रुक गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण केंद्र जो था और बहादुर शाह जफर का गिरफ्तार होना मतलब एक तरह से अंग्रेजों की जो जीत है वो निश्चित हो रही थी। अब लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक विशाल ताकत को चले गए अंग्रेजों ने अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब अंग्रेज 2 साल तक लड़ाई करेंगे तब उनकी पूरी तरह जो अपनी पावर में वापस आ पाएंगे वे। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की हार होती है, उन्हें मार दिया गया। दाता टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। कौन चला रहे हैं? तात्या टोपे और आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चला रहे हैं। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं में विद्रोहियों को उत्साह मिला था, अब विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की अब क्या है, हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अब अंग्रेजों ने भी लोगों के साथ क्या किया कि विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वफादार भूस्वामी हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा, उनके जमीन पर परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो
अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दें तो उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे, ज़मीन पर उनकी हत्या का अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। और जो उनके खिलाफ थे उन्हें क्या किया, उन पर मुकदमे चलाए नवाब राजाओं पर और फांसी पर लटका दिए गए। अब विद्रोह के बाद के साल, अब अंग्रेज विद्रोह तो खत्म हो गया है। अब वे उसमें नई नीति इनकी क्या रही। अंग्रेजों ने 1859 में 1859 में आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। अब वे पहले की नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अब उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। वे बदलाव क्या हैं? ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया कि उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार थे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। इससे कि इसलिए भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्यों को भारत मंत्री का नियुक्त किया गया। भारत मंत्री का एक नया पद नियुक्त किया गया। उसे भारत प्रशासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसे इंडिया काउंसिल कहा गया। और जो गवर्नर जनरल था उसे अब वायसराय बना दिया गया। उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अंग्रेज सरकार की भाषा शासन की जिम्मेदारी सीधी अपने हाथों में ले ली। दूसरा क्या सुधार होता है? दूसरा होता है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। वे अपनी रियासतों को अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंप सकते हैं। और इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की जो रानी है उन्हें अपना अधिपति स्वीकार कर लें। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय जो सेना सिपाही थे उनका अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों को अब वे बिल्कुल शत्रुता के भाव से देखने लगे थे। उनकी ज़्यादातर जमीन और संपत्ति है वो जब्त कर ली गई। अंग्रेजों को लगता था विद्रोह उन्हीं ने खड़ा किया है। यहाँ पे और 5th और 6th 2 पॉइंट और बचते हैं इसमें। और अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धार्मिक और जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनका सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।